हेलो एवरीवन, मैं मुनीराम थर्ड आरवी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हम जो जनरल साइंस के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण। हम आहार एवं पोषण का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हमें जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा कौन कौन से पोषक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर रहे थे। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कार्बोहाइड्रेट की सामान्य जानकारी है वो पिछले वीडियो में देख ली थी। और जो शर्करा के अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में बांटा था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हम उसी कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेकेराइड है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। एक नंबर कौन था? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। हम मोनोसेकेराइड की बात कर रहे थे। उसके अंदर जो हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी वो एक नंबर ग्लूकोज को देख लिया था और साथ ही में फ्रक्टोज की बात कर ली थी। अब हम अगली जो मोनोसेकेराइड की जो उदाहरण है वो है गैलेक्टोज के बारे में देखेंगे। गैलेक्टोज जो दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दूध के अंदर तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो फिर गैलेक्टोज क्यों? मैं बता देता हूँ कि जो गैलेक्टोज शर्करा है, फिर वो लैक्टोज जो शर्करा है वो डाइसेकेराइड होती है, यानी दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर के लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जब मिलते हैं तो लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। वो दूध के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो गैलेक्टोज शर्करा है वो भी क्या है? दूध के अंदर पाई जाती है। अब हमने इस प्रकार से जो डाइसेकेराइड का भाग था मोनोसेकेराइड, उस मोनोसेकेराइड के हमने उदाहरणों के बारे में बात कर ली। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। ये शर्करा किस में पाई जाती है और हमें किस प्रकार से एनर्जी देती है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे जो दूसरा पॉइंट है वो डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड जो है हमने दूसरा भाग दिया। ओलिगोसेकेराइड देखा होगा आपने, ओलिगो। ये ओलिगोसेकेराइड की ही श्रृंखला होती है, क्योंकि हमने बात की थी ओलिगोसेकेराइड है उसमें 2 शर्करा के है वो 2 से 9 अणु पाए जाते हैं। इसलिए जब शर्करा के 2 अणु आपस के अंदर शर्करा के 2 अणु मोनोसेकेराइड जो आपस में जुड़ते हैं तब किसका निर्माण होता है? डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, जो कि ओलिगोसेकेराइड की ही श्रृंखला का भाग है। और ओलिगोसेकेराइड के अंदर कितने शर्करा के अणु पाए जाते हैं? 2 से 9 तक। तो हम डाइसेकेराइड की परिभाषा की बात करते हैं कि यह क्या होता है। शर्करा के 2 अणु आपस में, ये जो मोनोसेकेराइड या शर्करा के 2 अणु होते हैं आपस में जुड़ करके डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। वो एक बंध के द्वारा निर्माण करते हैं। आपको नाम याद रखना है उस बंध का कि क्या नाम है। शर्करा के 2 अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। हम जो है कार्बोहाइड्रेट के दूसरे भाग की बात कर रहे थे, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड का किस प्रकार से निर्माण होता है? जब मोनोसेकेराइड के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं और कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं? वो है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। इससे जुड़ करके डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। और डाइसेकेराइड किसकी श्रृंखला का भाग होता है? ओलिगोसेकेराइड की, जो कि 2 से 9 अणुओं के बीच में पाया जाता है। तो इस किस प्रकार से मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है यानी डाइसेकेराइड का निर्माण होता है? तो हम बात करेंगे 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ करके।
और मोनोसेक्राइड के अंदर हमने देखा था उदाहरण तो देखा था कौन कौन से उदाहरण, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज। मान लो कि दो ग्लूकोज है, डाइसेक्राइड का निर्माण किससे होगा कि दो ग्लूकोज है C6H12O6, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। ये मोनोसेक्राइड का एक अणु हो जाता है। अब जब दूसरा हम ग्लूकोज एक अणु मोनोसेक्राइड का और जोड़ते हैं O6, ये भी क्या है, ग्लूकोज। क्योंकि हमने डाइसेक्राइड की परिभाषा के अंदर देखा था कि दो मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ करके डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। जब ये क्रिया होती है आपस के अंदर तो किसका निर्माण होता है वो देखेंगे। और ये जो क्रिया संपन्न होती है वो किसके द्वारा होता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण निर्जलीकरण संश्लेषण। तो हमें पता है कि निर्जलीकरण संश्लेषण, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो ये अभिक्रिया करते हैं निर्जलीकरण संश्लेषण के द्वारा। तो निर्जलीकरण क्या होता है कि जब जो जल के अणु है उनको बाहर निकाल देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। तो हम जल के अणुओं को पहले ही बाहर निकाल देते हैं, यानी कि हमारे पास में उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, एक तो जल बनेगा, क्योंकि निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणुओं को बाहर निकाल देता है, ये जल का सूत्र होता है। जब जल के अणुओं को बाहर निकाल दिया तो डाइसेकेराइड जो शर्करा बनेगी वो हमें क्या बनेगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन के 6 अणु हैं और दूसरे मोनोसेक्राइड में भी कार्बन के 6 अणु, तो टोटल कितने अणु हो जाते हैं, कार्बन के 12 अणु हो जाते हैं, तो C12। अब हाइड्रोजन के अणुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है, टोटल कितने होते हैं, 24। लेकिन हमने देख लिया कि निर्जलीकरण संश्लेषण के माध्यम से जल के अणु तो पहले ही बाहर निकल चुके हैं। तो जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो यहाँ पर जो अभिकारक के अंदर टोटल कितने अणु हैं, 24 अणु हैं। तो बचे कितने ला रहे हैं हाइड्रोजन के, 22। तो हम हाइड्रोजन H12 C12 H22। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के, तो अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 12। और जल के माध्यम से जब निर्जलीकरण हुआ तो जल बाहर निकला तो एक ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, टोटल हमारे पास में 12 थे। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचेंगे, 11। ये जो शर्करा का निर्माण हुआ है कौन सी शर्करा है, माल्टोज। हमने ये उदाहरण के रूप में देखा है कि किस प्रकार से डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। हम किस प्रकार से डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं, दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर के दो मोनोसेक्राइड का आपस में मिलकर के डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। आगे हम डाइसेक्राइड के कुछ अन्य उदाहरणों की बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं डाइसेक्राइड के अन्य उदाहरण। डाइसेक्राइड के उदाहरण, जब हम डाइसेक्राइड के उदाहरणों की बात करते हैं तो पहला उदाहरण देखते हैं कि सुक्रोज। ये सुक्रोज हमें पता है कि ये डाइसेक्राइड है, तो इसका मतलब है डाइसेक्राइड है तो हमें पता है कि शर्करा के 2 अणु आपस में मिलकर के इस सुक्रोज का निर्माण किया होगा। तो वो कौन से दो मोनोसेक्राइड है जिनके आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ करके इस डाइसेकेराइड सुक्रोज का निर्माण करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज। ये दो मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, केन सुगर भी कहते हैं, केन सुगर। ये किससे प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, केन सुगर, गन्ने से प्राप्त। तो ये डाइसेकेराइड के हम उदाहरण देख लेते हैं, सुक्रोज, और किस प्रकार से दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर के एक डाइसेकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, और इसे हम केन सुगर कहते हैं, जो कि हमें गन्ने से प्राप्त होती है। ये क्या होती है, जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील। ये जो डाइसेकेराइड सुक्रोज है वो जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। इसे हम साधारण शर्करा भी कहते हैं, साधारण शर्करा। साधारण शर्करा मतलब जो हम घर में जो चीनी यूज करते हैं
उसी को ही हम सुक्रोज कहते हैं, या वही जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वही क्या है, सुक्रोज है। इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में पाई जाती है या टेबल पर पाई जाती है, इसलिए इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। और चीनी है वही क्या है, सुक्रोज है। तो इस सुक्रोज का किस प्रकार से निर्माण हुआ, वो सुक्रोज क्या है, ये डाइसेक्राइड का उदाहरण है। और दो मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ करके एक शर्करा का निर्माण करते हैं। वो कौन सी होती है, डाइसेक्राइड शर्करा होती है। अगर हम डाइसेक्राइड के उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण हमने देखा सुक्रोज, वो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ करके सुक्रोज का निर्माण किया, और उसे हम कैन शुगर कहते हैं, जो कि गन्ने से प्राप्त होती है और ये जल में घुलनशील होती है, उसको हम साधारण शर्करा भी कहते हैं। आगे हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं डाइसेक्राइड के, तो आती है लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, हमने शुरुआत में बात की थी। दूध में पाई जाती है, जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज शर्करा है। इस लैक्टोज शर्करा का जो निर्माण है वो कौन कौन सी मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर के करते हैं, ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। जब मोनोसेक्राइड के दो अणु ग्लूकोज और गलेक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी शर्करा का निर्माण होता है, डाइसेक्राइड शर्करा का। वो कौन सी शर्करा है, लैक्टोज शर्करा, जो कि दूध में पाई जाती है। तीसरी हम शर्करा की बात करते हैं, वो है माल्टोज। माल्टोज शर्करा के अंदर जब हम डाइसेक्राइड शुरू किया था, उसमें हमने उदाहरण के रूप में देखा था कि किस प्रकार से डाइसेक्राइड का, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है। तो हमने जब शुरुआत के अंदर देखी थी माल्टोज शर्करा की, हमने पूरी अभिक्रिया करके देखी थी किस प्रकार से वो निर्जलीकरण संश्लेषण के माध्यम से माल्टोज शर्करा का निर्माण होता है। दो मोनोसेक्राइड जुड़ करके एक डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। तो माल्टोज को हम माल्ट शर्करा भी कहते हैं, माल्ट शर्करा। इसे अंकुरित, यह कहां पाई जाती है, अंकुरित अनाजों में, अंकुरित अनाजों में पाई जाती है, तथा यह जौ में भी पाई जाती है, जौ में उपस्थित है। हम माल्टोज शर्करा के स्रोत या उसकी उपस्थिति की बात करते हैं तो ये माल्ट शर्करा कहते हैं, जौ में उपस्थित होती है। अंकुरित अनाज, जब हम किसी चना वगैरह को जल में भिगो देते हैं तो वो जो पदार्थ है वो अंकुरित होने लगता है, वो दाना अंकुरित होने लगता है। तो ऐसे अनाजों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज शर्करा पाई जाती है। और वो माल्टोज शर्करा का निर्माण कौन कौन से दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर के करते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। हम डाइसेक्राइड के तीन उदाहरण हमने देख लिए। अब जो ये शर्कराएं हम पढ़ रहे हैं वो भी शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि शर्कराएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। जिन शर्कराओं की हम बात करते हैं वो शर्कराएं होती हैं दो प्रकार की। एक होती है अपचायक, और दूसरी होती है अनपचायक। अपचायक यानी कि जो शर्करा है, जो हमने मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड के अंदर बहुत सारी शर्कराओं को देखा, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, और जो डाइसेक्राइड होती हैं किन किन मोनोसेक्राइडों के आपस में मिलने पर कौन कौन सी डाइसेक्राइड शर्कराओं का निर्माण होता है। ये जो शर्कराएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपचायक शर्करा, एक होती है अनपचायक शर्करा। जो शर्करा दूसरे पदार्थों का अपचयन कर दे वो तो है अपचायक शर्करा, और जो शर्कराएं दूसरे पदार्थों का अपचयन नहीं होता है वो होती है अनपचायक शर्करा। तो हम अपचायक शर्कराओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी अपचायक शर्कराएं होती हैं। सभी मोनोसेक्राइड, सभी मोनोसेक्राइड, सभी मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, अपचायक शर्करा होती है, यानी दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देती है। उसके अंदर एक आगे उदाहरण लैक्टोज।
लैक्टोज भी क्या कौन सी शर्करा होती है? अपचायक शर्करा होती है। माल्टोज भी कौन सी शर्करा होती है? ये अपचायक शर्करा होती है। ये हमने अपचायक शर्कराओं के उदाहरण देके सभी मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गलेक्टोज है, ये सभी शर्कराएं हैं दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देती है। और लैक्टोज और माल्टोज भी दूसरे पदार्थों का अपचयन करती है, इसलिए ये अपचायक शर्करा कहलाती है। अनपचायक शर्कराओं की बात करते हैं तो सुक्रोज, ये इंपॉर्टेंट है कुछ ज्यादा ही। सुक्रोज, अभी अभी हमने सुक्रोज के बारे में बात की थी। ये डाइसैकेराइड शर्कराएं जो कि अनपचायक होती है। अब ये जो शर्कराएं हैं वो अपचायक या अनपचायक होती है, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी शर्करा अपचायक है या कौन सी शर्करा अनपचायक है? इसके लिए एक विलियन होता है। बेनेडिक्ट विलियन, एक विलियन का उपयोग करते हैं, बेनेडिक्ट विलियन या फेहेलिंग विलियन। फेहेलिंग विलियन, इस विलियन के माध्यम में जब शर्करा को इस विलियन के अंदर डाला जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी शर्करा है वो अपचायक है या कौन सी शर्करा है जो अनपचायक है। वो कैसे पता चलता है कि हम देखते हैं, इसके अंदर कॉपर पाया जाता है। वो जो कॉपर है दो आयनों के अंदर उपस्थित होता है। जब इसके अंदर अपचायक शर्करा होती है, अपचायक, ये क्या कर देती है? अपचयन कर देती है, जिसके कारण से हमारे पास में कॉपर है वो उसका एक आयनिक का एक ही अणु हमारे पास बचता है। दो कॉपर के दो अणु थे, वो अपचयन के बाद में हमारे पास में कॉपर का एक ही अणु बचता है। तो इस प्रकार से जो शर्कराएं होती हैं वो दूसरे पदार्थों का अपचयन कर लेती है। ये जो विलियन है वो नीले रंग का होता है। अगर हम रंग की बात करें तो विलियन नीले रंग का होता है। रंग के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी शर्करा है वो अपचायक है या कौन सी शर्करा अनपचायक है। हमने मान लो अलग अलग प्रकार की शर्कराएं इस विलियन के अंदर डाली तो हमें रंग भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, हरा व भूरा। हरा व भूरा रंग प्राप्त होता है, यानी कि कौन सी शर्करा हमने डाली है उसके आधार पर इनमें रंग परिवर्तित हो जाता है। और कौन सी शर्करा अपचायक है या कौन सी शर्करा अपचायक है वो पता लगाने के लिए हमें कौन सा विलियन लेना है? बेनेडिक्ट या फेहेलिंग विलियन के माध्यम से हम शर्कराओं को विभाजन कर सकते हैं या शर्करा के बारे में पता लगा सकते हैं। आगे हम ओलिगोसैकेराइड की जब बात कर रहे थे, हमने दो डाइसैकेराइड की बात की दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर के डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ओलिगोसैकेराइड में एक श्रृंखला की ओर बात कर लेते हैं, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, ये जो ट्राइसैकेराइड है वो शर्करा के तीन अणु, शर्करा के तीन अणु आपस में जुड़कर बनाते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत ही जिस प्रकार से हमने डाइसैकेराइड को पढ़ा था उसी प्रकार से ट्राइसैकेराइड भी होते हैं, जो शर्करा के तीन अणु आपस में जुड़ करके एक शर्करा का निर्माण करते हैं, उसको हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। यानी कि तीन मोनोसैकेराइड कौन कौन से थे हमने पढ़ा था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और साथ में कौन था? गलेक्टोज। ये तीनों मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ करके ट्राइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इसका एक उदाहरण है, हम उदाहरण देख लेते हैं। रेफिनोज शर्करा, रेफिनोज शर्करा है वो ट्राइसैकेराइड का उदाहरण है और ट्राइसैकेराइड का निर्माण शर्करा के तीन अणु आपस में जुड़ करके निर्माण करते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलेक्टोज। आगे हम अब तक हमने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और इसके उदाहरणों के बारे में भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं तीसरा और अगला, पॉलीसैकेराइड। तीसरा हमारा कौन सा विभाग था? पॉलीसैकेराइड। पॉली का होता है अनेक,
यानी कि 2 से 9 अणुओं तक जब तक जुड़ते हैं तो हम इसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। लेकिन जब 9 से अधिक शर्करा के अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है अनेक, यानी अनेक शर्करा के अणु आपस में जुड़ करके जिस शर्करा का निर्माण करते हैं वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं 10 या अधिक शर्करा के अणु आपस में जुड़कर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। यानी कि पॉलीसैकेराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब 10 से अधिक शर्करा के अणु आपस में जुड़ करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, यानी ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा भी यही जुड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस पॉलीसैकेराइड के उदाहरणों की बात करते हैं कि कौन कौन सी शर्करा इसके अंदर पाई जाती है। एक तो शर्करा होती है सेल्यूलोज, और दूसरी शर्करा होती है स्टार्च, तीसरी शर्करा होती है ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है लगभग 6000 मोनोसैकेराइड आपस में जब मिलते हैं तब ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। यानी कि 10 से अधिक या हजारों की संख्या में जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीसैकेराइड के और भी उदाहरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज। ये जो सेल्यूलोज है वो जो कहां पर पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति में, पौधों की कोशिका भित्ति में। सेल्यूलोज को पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट को भोजन व ऑक्सीजन को ग्रहण किया था, उसका जब अवशोषण हुआ था और जब रक्त के पास में पहुंचा था और रक्त के अंदर या कोशिका तक पहुंचा था वो भोजन, कोशिका के अंदर हमने एक संरचना देखी थी माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऊर्जा को मुक्त कर रही थी और कुछ ऊर्जा को अपने अंदर संचित रख रही थी। ये जो स्टार्च है वही जो माइटोकॉन्ड्रिया ने जो ऊर्जा को संचित किया था उसी का ये उदाहरण है। यानी कि पादपों में जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो पादपों में संचित भोजन, जो एक्स्ट्रा भोजन था, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा हमें मिली थी, वो हम किस रूप में, पादपों में किस रूप में संचित होती है, वो स्टार्च के रूप में पादपों में संचित होती है। और ग्लाइकोजन है वो जंतुओं के अंदर संचित भोजन है, जंतुओं में संचित भोजन। हम पॉलीसैकेराइड के उदाहरणों की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। 10 या इससे हजारों की संख्या में जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। और पॉलीसैकेराइड के अंदर हमने उदाहरणों की बात की सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है और स्टार्च है पौधों में संचित भोजन है। एक्स्ट्रा जो भोजन है वो किस रूप में संचित होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। और जंतुओं के अंदर जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगर हम एक्स्ट्रा आगे की बात करते हैं, काइटिन, यह भी एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। काइटिन है वो कवक फफूंद, कवक है फफूंद की, कवक फफूंद की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है, उनकी कोशिका भित्ति में। जिस प्रकार से पादपों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है उसी प्रकार से कवक व फफूंद की कोशिका भित्ति में कौन पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। ये काइटिन भी किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। एक उदाहरण होता है पेक्टिन। आप सिर्फ उदाहरण, इसका तो सिर्फ उदाहरण का नाम याद रखो, पेक्टिन और इनुलिन।
ये जो सभी उदाहरण है वो किसके हैं? पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और पेक्टिन। आगे हम बात करते हैं जो हमने भोजन ग्रहण किया, जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हुआ, जो ऊर्जा है वो हमारे आंतों के अंदर पड़ी है। ये आंतों में पड़ी किस काम की? हमें अब इसको ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेते हैं। कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया है कुछ तो ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। अब जो संचित ऊर्जा है, जो शर्करा है हमारी, वो ब्लड के साथ में संपर्क में आती है और ब्लड उसको क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। तो हमारे कई बार शरीर में क्या होता है कि शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसको डायबिटीज वगैरह कहते हैं। डायबिटीज बहुत खतरनाक रोग होता है। धीरे शर्करा जो क्या करती है, शर्करा, शुगर, सैकराइड और कार्बोहाइड्रेट ये एक ही प्रकार है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है रक्त के अंदर तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी हो जाती है, या फिर रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो हमें चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट हमने जो प्राप्त किया हमारी आंतों के अंदर पड़ा है, वो किस प्रकार से हमें ऊर्जा देता है? माइटोकॉन्ड्रिया हम ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जो एक्स्ट्रा जो हमें ऊर्जा या संचित भोजन है, हम जितना भोजन खाया था उसकी जो कुछ मात्रा है वो शर्करा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होती है। ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में। यानी कि जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता थी वो तो हमने कार्य के अंदर प्रयुक्त कर ली, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी या ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर है वो हम किस रूप में संग्रहित करते हैं? जंतुओं के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। जो ग्लूकोज या शर्करा जो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट थे वो ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो परिवर्तित होने की जो क्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ये जो एक्स्ट्रा भोजन है या जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन था वो किसके अंदर परिवर्तित हो चुका है? ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए एक हार्मोन काम करता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की मदद से जो शर्करा है वो ग्लूकोज है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जब व्यक्ति कभी आप व्रत करते हो या फिर कोई व्यक्ति है वो भूख हड़ताल पर बैठता है तो शरीर को तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो वो जब भोजन नहीं करता है तो उसके पास में उस शरीर की जो क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वो एनर्जी आती कहाँ से है? उसी ग्लाइकोजन के रूप में। जो हमें संचित जो भोजन हमें ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से जो ग्लूकोजन में जो परिवर्तित हुआ था वो अब अणुओं के अंदर आप टूट करके वो वापस ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है, उससे हमें एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। ये जो ग्लाइकोजन है वो वापस टूटने की जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नाम थोड़े जरूर बड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर के अंदर संचित भोजन के रूप में उपस्थित हुआ था उसको अब हमें वापस ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, तो वो किसके माध्यम से होता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस के माध्यम से। इसमें जो हार्मोन जिस प्रकार से ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने में मदद करता है, तो यहाँ पर भी एक हार्मोन कार्य करता है। वो कौन सा होता है? ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन हार्मोन है वो वापस किसमें कर देता है? ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित कर देता है। जो हमें जब व्यक्ति भूखा रहता है या भूख हड़ताल पर या व्रत करता है उस वक्त जो एनर्जी है वो वापस इसी प्रकार से ये सर्कल के माध्यम से हमें हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर ली कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और उन प्रकारों के उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ लिया। ये हमारा एक पोषक तत्व तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे जो दूसरा पोषक तत्व है वसा, फैट। इसमें किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से किस प्रकार से ये भिन्न है। कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था जो कि तुरंत हमें एनर्जी देता है, लेकिन वसा के अंदर भी हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, और वसा क्या होती है, जो तेलीय पदार्थ होता है, वो चिकनाई युक्त जो पदार्थ होते हैं वसा होती है, यानी जो घी है, तेल है, उन पदार्थों में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। यानी सामान्यतः ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं। सामान्यतः चिकनाई युक्त होते हैं। जो वसा है वो सामान्यतः लगभग चिकनाई युक्त होते हैं। सभी वसा है वो चिकनाई युक्त हो ये कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो गाजर के अंदर है पाई जाने वाली जो वसा है वो चिकनाई युक्त हो या ना हो, इसकी कोई नहीं होती है। मतलब सभी वसा है चिकनाई युक्त हो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो वसाएं होती है वो चिकनाई युक्त होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तभी इसके अंदर है जो भोजन का पाचन है वो शीघ्रता से नहीं होता है। यही कारण है कि इसके अंदर, वसाओं के अंदर उसका पाचन है वो शीघ्रता से नहीं होता है। कहावत भी है कि घी हर किसी को नहीं पचता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसका पाचन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, हमें एनर्जी है वो तुरंत प्राप्त होती है। लेकिन वसाओं के माध्यम से हमें ऊर्जा तो प्राप्त होती है, लेकिन वो धीरे होती है, क्योंकि इसका शीघ्रता से पाचन नहीं होता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। और हम यहाँ पर कारण लिख देंगे, यही कारण है कि भोजन का पाचन शीघ्रता से नहीं होता है। तो हम इस प्रकार से वसा की बात कर रहे थे, फैट की बात कर रहे थे, लिपिड की बात कर रहे थे। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। सामान्यतः चिकनाई युक्त होते हैं, घी है, तेल वगैरह है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और यही कारण है कि इसका पाचन है वो शीघ्रता से नहीं होता है, यानी हमें एनर्जी है वो तुरंत नहीं प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और हमें तुरंत है शीघ्रता से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। दोनों में मुख्य अंतर तो यही था। अब हम जो व्यवसाय हैं उनके बारे में आगे बात करते हैं। वसा के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा था कि उस समय हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वसा के माध्यम से हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि ये लगभग औसतन या इसके 1-2 पॉइंट आगे पीछे होता है, कई किताबों में अलग लिखा होता है, लेकिन हम सामान्य तौर पर इसको मानते हैं कि 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो प्रति ग्राम वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से ये किस प्रकार से भिन्न है हमने देख ली। अब वसाओं के बारे में सामान्य जानकारी थोड़ी और देखते हैं आगे। वसाएं हैं जल में घुलनशील नहीं है। वसा जल में अघुलनशील, वसा है वो जल में अघुलनशील होती है, यानी कि जल के अंदर घुलती नहीं है। अगर फिर भी आपने वसा यानी कि तेल है या घी है उसको जल के अंदर डाल देते हैं तो उन जो तेल या घी की परत है वो जल के ऊपर तैरने लग जाती है, और जब उस पदार्थ को हम पानी को हिलाते हैं तो वो तेल के अणु है वो कणों के अंदर टूट जाते हैं और बुलबुलों के रूप में हमें ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। वो जो पदार्थ बनता है बुलबुलों के रूप में, जब तेल के अणु आपस में टूट करके बुलबुलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं इमल्सन। यानी कि जब हमने जल के साथ में वसा को मिलाया, जल के साथ में वसा को हमने मिलाया तो कौन सा पदार्थ बनेगा, इमल्सन।
इमल्सन पदार्थ का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखता है कि वसाएं जल में अघुलनशील होती है। जब वसा को जल के अंदर मिला देते हैं तो हमें इमल्सन प्राप्त होते हैं। लेकिन कार्बनिक पदार्थ है, अब आपको याद रखना है कि कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि बेंजीन है, ईथर है इत्यादि में घुलनशील होती है। यानी कि हमें वसा के बारे में सामान्य जानकारी में हमें ध्यान रखना है कि जल में तो अघुलनशील होती है, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिस प्रकार से बेंजीन है, ईथर है इत्यादि के अंदर ये वसाएं क्या होती है, घुलनशील होती हैं। हम कुछ वसाओं के उदाहरणों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण वसाओं के होते हैं। यानी कि तेल है, घी है, चर्बी है, चर्बी को हम फैट भी कहते हैं। अनेक उदाहरण इस प्रकार से कैरोटीन है जो गाजर के अंदर पाई जाती है। कैरोटीन किसमें पाई जाती है, गाजर में। और एक उदाहरण है लाइकोपीन, ये किसमें पाई जाती है, टमाटर में। और जो हमारा प्राकृतिक रबड़ होता है उसके भी अंदर भी क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, प्राकृतिक रबड़ है। इस प्रकार से हमने वसा की जो सामान्य जानकारी देखी कि वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। वसा जल में अघुलनशील होती है तथा जल तथा वसा को जब हम मिलाते हैं तो हमें कौन सा पदार्थ बनता है, इमल्सन का निर्माण होता है। और ये जो वसा जल में तो अघुलनशील होती है, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ है बेंजीन और ईथर है उनके अंदर ये घुलनशील होती हैं। हमने वसाओं के कुछ उदाहरणों की बात की, तेल है, घी है, चर्बी है, कैरोटीन जो गाजर के अंदर पाई जाती है, लाइकोपीन है और टमाटर के अंदर, और जो हमारा प्राकृतिक रबड़ होता है उसके अंदर भी वसा पाई जाती है। तो आगे का हम वसाओं के बारे में बाद में देखेंगे। थैंक यू।